बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके मेथड्स या तरीक़ेकार क्या हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, केस हिस्ट्री मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये 3 मेथड हम जो है ना कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है रिसर्च मेथड्स, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें रिसर्च मेथड क्या है कि भाई अ साइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। भाई ये साइंटिफिक वे है, सही है। साइंटिफिक यानी लॉजिक बेस होगा और तखमीने और जन पर नहीं होगा, कयास पर नहीं होगा, इमेजिनेशंस पर नहीं होगा। हिडन लॉजिक इसकी है, देखें एक डॉक्टर है कि वो चेक करता है कि भाई इसको पेशेंट को बुखार क्यों है। वो गैस नहीं करेगा, ऑब्जर्व करेगा सिम्टम्स, उससे सवालात पूछेगा, टेस्ट करवाएगा, एनालाइज करेगा रिजल्ट को, जो टेस्ट आएंगे उसको एनालाइज करेगा। साइकोलॉजिस्ट भी इल्म नफ्सियात के माहिरीन भी यही काम करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ, कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों वो हर वक्त पागलों की तरह चिल्ला रहा है, क्यों उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है, या फिर क्यों वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को भी बंदा चेक करता है, उसके भी असबाब देखता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इल्म नफ्सियात के लोग क्यों मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई एक मेथड से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, सही। अब वांट टू स्टडी अ चाइल्ड्स क्लासरूम बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर देखते हैं क्लासरूम के अंदर, कि क्लासरूम में कैसी उसकी पार्टिसिपेशन है, कैसे वो बैठता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हो सकता है। अब एक दूसरी सिनेरियो ये कि एक पेशेंट है, रियल पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो है वो पहले कभी नहीं मिला, उसकी ऐसी अजीब सी बीमारी है। तो हम केस हिस्ट्री देखेंगे इसकी। वांट टू टेस्ट वेदर स्लीप अफेक्ट्स मेमोरी, एक्सपेरिमेंट। भाई ज़्यादा सोने से मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। तो ये तो सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। 2 लोगों को, 3 लोगों को ज़्यादा नींद के लिए कहा जाएगा, एक को कम, और फिर चेक किया जाएगा कि दोनों की मेमोरी किस लेवल की है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 हमारे पास था, मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम केयरफुली वॉचिंग और रिकॉर्डिंग करते हैं बिहेवियर को विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस। जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस है उसके अलावा, ये पुराना मेथड्स था। अब इसके अंदर क्या है, टाइप्स इसकी आ जाएंगी तो समझ आएगा। एक है नेचुरलिस्टिक, नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें। अब किसी का बिहेवियर, अब आप एक बच्चे को देखें प्लेग्राउंड के अंदर, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके लिए। स्टूडेंट इन ए क्लासरूम है, कस्टमर इन ए सुपरमार्केट, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा अगर आप इस तरह बिहेवियर चेक करेंगे, तो ये नेचुरल है। लेकिन लिमिटेशन है कि भाई आपके पास बहुत कम कंट्रोल होगा कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, ठीक है। इसका नतीजा चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने बिल्कुल उसको नेचुरल कर दिया है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रखी, तो उसका नतीजा आपको मुख्तलिफ मिलेगा। इसीलिए देखें क्लास में, अगर हम देखें क्लासरूम में देखते हैं बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, तो इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। ये होता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा मेथड है। इसके अंदर ये होता है कि भाई टेक्स प्लेस इन अ कंट्रोल सेटिंग, हम कंट्रोल सेटिंग के ज़रिए करते हैं या जगह के अंदर करते हैं, जैसे सच एज़ लेबॉर्ट्री वगैरह के अंदर। एडवांटेज इसके अंदर ये होता है कि बेटर कंट्रोल होता है आपके पास, सही है, और मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, और मेजरमेंट भी अच्छे तरीके से होती है। लिमिटेशन क्या है, पीपल में बिहेव डिफरेंटली बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। देखें इसमें ये मसला होता है कि फिर लोगों को पता होता है कि भाई हमें तो कोई देख रहा है, ठीक है, हमें कोई देख रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर वो अपने अमाल को, अपने तरीक़ेकार को, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेगा कि नहीं अब अच्छा करना है। वैसे जो मेरा नेचुरल तरीका है वो तो मैंने हड-हरामी ही करनी है, लेकिन चूँकि अब मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मैं एक कंट्रोल वे में हूँ, तो अब मुझे अच्छा परफ़ॉर्म या अच्छे तरीके से अपने आप को पेश करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। तीसरा मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन है। देखिए इसमें होता है द रिसर्च बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग स्टडीड।
जो रिसर्चर जो है ना वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। देखिए, जॉइनिंग अ स्पोर्ट टीम टू अंडरस्टैंड टीम वर्क, एक जो इल्म नफ्सियात का माहिर है वो एक टीम का हिस्सा बन गया है, उस टीम का जो खेल रही है, देखने के लिए कि भाई टीम वर्क कैसे काम करता है, वाकई टीम वर्क का इफेक्ट होता है इंसान के बिहेवियर पर या इसका कोई असर नहीं होता। अच्छा, चौथा मेथड होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर आप पार्टिसिपेंट नहीं बनते, आप साइड पे बैठ जाते हो और देखते हो। एक ग्रुप वर्क के अंदर, टीम वर्क के अंदर एक टीम खेल रही है, आप ऑडियंस की तरह बैठे हुए और चेक कर रहे हो कि भाई कैसे उनका टीम वर्क उन पर, उनके अफ़ाल पर, उनके बिहेवियर और डिसीजंस पर असरअंदाज होता है। ऑब्जर्वेशन जो है ना आंसर देता है इस चीज़ का कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चीज़ हो रही है, लेकिन ये हमेशा ये आंसर आपको कभी नहीं देगा कि भाई व्हाई इज इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको सिर्फ ये बताएगा ये हो रहा है। अब टीम वर्क के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई टीम वर्क हो रहा है, मैं एज अ ऑडियंस बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि टीम वर्क यहाँ अच्छा है, तो इनके गोल अच्छे लग रहे हैं, तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हाउ, इस तरह हो रहा क्यों है, व्हाई इज इट हैपनिंग। इसके लिए अदर मेथड इस्तेमाल होते हैं वाई के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड के ज़रिए आपको सिर्फ ये पता चलता है कि भाई बिहेवियर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिहेवियर। इसका फ़ायदा क्या है भाई, रियल बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हो। ये उस वक्त फ़ायदेमंद होता है जब लोग अपने बिहेवियर खुद बयान नहीं कर रहे होते, लोग शर्माते हैं कि यार हम अपना बिहेवियर क्यों बयान करें। तो जब हम उसको एक उसका टेस्ट ले लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ये जो है गुड है चिल्ड्रन और एनिमल के लिए। बच्चों को भी पता नहीं होता ना कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और एनिमल को भी। ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, ये रिसर्च में पहला स्टेप है। लिमिटेशंस भी हैं इसकी, इसमें ऑब्जर्वर जो है ना वो कुछ तासुब कर सकता है, इसके तासुब की वजह से रिजल्ट अफेक्ट कर सकता है। एक बंदा अपने बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा है या अपने स्टूडेंट के ऊपर, तो वो अब लोगों को वो शो करने के लिए कि नहीं बहुत अच्छा उसने पेश किया, उसका जो बिहेवियर था ठीक था, तो वो इस पे बियास कर सकता है, तासुब कर सकता है। सम बिहेवियर्स हैपन रेयरली, और कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कभी कभी पेश आते हैं, वो आम तौर पे कोई उसको अब बंदा रूल नहीं बना सकता। ऑब्जर्वेशन अलोन कैन नॉट ऑलवेज प्रूव कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, ऑब्जर्वेशन से आपको सबब और रिजल्ट का लिंक नहीं पता चल सकता है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। एक चीज़ के 10 सबब हो सकते हैं, लेकिन उस जो रिजल्ट आया है हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा जो कॉज है वो ज़्यादा उसका सबब बना है, या फिर कौन सा कॉज है जो इस दफ़ा कॉज नहीं बना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से ये आपको हमेशा नहीं पता लगता है। केस हिस्ट्री, ये दूसरा मेथड है। केस हिस्ट्री इज अ डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप ओवर टाइम। देखिए, आप एक ही ग्रुप, एक ही बंदे के ऊपर, एक फैमिली के ऊपर या एक ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, सही है, ओवर अ टाइम, यानी 5 साल का उसका डेटा ले लिया एक कंपनी का मिसाल के तौर पे, या फिर एक बच्चे का कि भाई 5 साल से वो स्कूल पढ़ रहा है 5 से 10 तक, तो उसका हम बिहेवियर चेक करने के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, साइकोलॉजी में कलेक्ट, मेडिकल हिस्ट्री भी उसकी देख सकते हैं कि पहले उसके जो रिपोर्ट्स थे वो कैसी थी, मुख्तलिफ हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी देख सकते हैं कि भाई उसके दादा कौन है, उसके नाना कौन है, फिर उनकी पीछे नस्ल कहाँ जा रही है। एजुकेशन देख सकते हैं, उसकी तालीमी, मैंने आपको बताया ना 5 से 10 तक। पर्सनैलिटी, उसकी सच बोलने की आदत पिछले 10 सालों में। रिलेशनशिप्स, लाइफ स्टाइल उसकी देखी जा सकती है पिछले कुछ सालों की। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, ठीक है, पहले उसने जो अपने इल्म नफ्सियात के हवाले से अपने ऊपर टेस्ट करवाया वो कैसे थे। इंटरव्यू, पहले उसके बारे में क्या इंटरव्यू दिया गया, अब ऑब्जर्वेशन, पहले उसे कैसा देखा गया और अब, सही है। अब देखें, एक एग्जाम्पल है कि भाई अ चाइल्ड हैज़ एन अनयूजुअल मेमोरी डिसऑर्डर। एक बच्चा है, उसको अनयूजुअल मेमोरी डिसऑर्डर है, यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा उसकी तरह भूले, वो अक्सर अजीब तरीके से भूल जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, अब आप थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन को नहीं पढ़ें, वो इस बच्चे के ऊपर जो है ना डिटेल इसकी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। केस स्टडी आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ डिड दिस पर्सन लाइफ एक्सपीरियंस शेप देयर बिहेवियर। उस एक बंदे की ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं,
उसने उसके बिहेवियर को कहाँ तक चेंज किया। ये रेयर कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है और लार्ज ग्रुप्स के अंदर ये के लिए नहीं होता, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई, इसके अंदर आप अगर ये वाले मेथड इस्तेमाल करते हो तो आप डेप्थ में जाते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, यूजफुल फॉर अनयूजुअल केसेस। अनयूजुअल केसेस हैं, कोई ख़ास किस्म का बच्चा है जिसकी ख़ास किस्म की उसकी बीमारी है, ख़ास किस्म की परेशानी है, उसके लिए हेल्प डेवलप न्यू थ्योरीज, नई थ्योरीज पैदा बनाने के लिए भी ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक नया रेयर केस है ना, तो उस पर जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फिर उसकी बेस पे आप नई थ्योरी बना सकते हैं। कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट मेथड, और ट्रीटमेंट मेथड भी ये चेंज कर सकता है, क्योंकि एक रेयर केस है, ऐसा केस पहले नहीं आया, ठीक है। लिमिटेशंस इसकी भी हैं, ये जो हमने बोला कि रेयर केस पर ये डिपेंड करता है, तो ये एवरीवन के लिए, हर एक के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप उसके 5 साल का 10 साल का डेटा ले रहे हैं, और अगर अब नया ले रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि भाई 1 साल उसको चेक करते हैं, तो ये भी मसला है। रिसर्च में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन, ठीक है। इंटरप्रेट करते हुए इल्म नफ्सियात के माहिरीन जो है ना, उन इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, उनकी कोई कोई गलती हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये अब चौथा मेथड है साइंटिफिक मेथड। ये सारे साइंटिफिक मेथड है, ये बात याद रखें। यूज टू डिस्कवर वेदर वन वेरिएबल कॉजेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। देखें इसमें ये क्या, एक चीज़ के तब्दील होने से दूसरी चीज़ तब्दील हो रही है कि नहीं, वो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से देखते हैं। ये जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, ये बात याद रखें। एक्सपेरिमेंटल मेथड स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बयान करें। क्या वाकई इस चीज़ का सबब यही है, ठीक है। अब आसान तरीके से इसमें यह है कि भाई इल्म नफ्सियात के माहिर ये कहते हैं, इफ़ आई चेंज वन थिंग, अगर मैं ये एक चीज़ तब्दील करता हूँ तो दूसरी चीज़ तब्दील होगी। मिसाल देते हैं, डज स्लीपिंग 8 आवर्स इंप्रूव मेमोरी कंपेयर टू स्लीपिंग 4 आवर्स। क्या 8 घंटे नींद जो है वो मेमोरी के लिए फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि 4 घंटे बंदा सोए। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना इस सवाल का जवाब दे सकता है। अब देखें इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, हाइपोथेसिस, अ प्रिडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड। ये मफरूज़ा होता है, एक चीज़ आप फ़र्ज़ करते हैं कि भाई ऐसा है। अब मैं ये समझता हूँ, मेरी ये थ्योरी है कि भाई कम सोना जो है ना उससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। वैसे तो ये गलत थ्योरी है, तो अब मैं इसके बेस पे डेटा जमा करूँगा। स्टूडेंट हु स्लीप लॉन्गर विल रिमेंबर मोर। ये अब इन्होंने एक थ्योरी बनाई है, ये प्रेडिक्शन, जो ज़्यादा लंबी नींद लेते हैं वो उनकी याददाश्त अच्छी होती है। वेरिएबल की फिर 2 किस्में होंगी जो चीज़ तब्दील होती है। इंडिपेंडेंट जो आज़ादाना हैं, जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, और डिपेंडेंट जो दूसरा है द फैक्टर दैट रिसर्चर चेंजेस, जिसको आप चेंज कर सकते हो। डिपेंडेंट दैट इज मेजर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी इसकी मिसाल ऐसा है कि भाई एक चीज़ चेंज करने से दूसरी चीज़ चेंज हो रही है, जिस चीज़ को चेंज करने से दूसरी चीज़ चेंज हो रही है उस चीज़ को आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, और जो चीज़ तब्दील हो रही है दूसरी चीज़ की वजह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये इसमें एक नई चीज़ आ गई है। ये भी एक इसमें एक लफ्ज़ है जो जिसकी मीनिंग ज़रूरी है। ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, सही है। स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर्स, ये वो लोग हैं। कंट्रोल ग्रुप, द ग्रुप यूज फॉर कंपैरिजन, स्टूडेंट हु कंटिन्यू देयर यूजुअल स्लीप रूटीन। अब एक तो मैंने जो मफरूज़ा मैंने काम किया उसकी बेस पे मैंने बोला कि 8 घंटे नींद करने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो 10 लोग हैं, और जो लोग 8 घंटे से कम करते हैं वो भी 10 लोग हैं। तो ये क्या होंगे, कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, और वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। सेम टेस्ट, सेम क्लासरूम, सेम इंस्ट्रक्शन, सेम टेस्टिंग टाइम, ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर वो आपका कंट्रोल वेरिएबल बनेगा। कॉज एंड इफेक्ट, ग्रुप ए स्लीप फॉर 8 आवर्स, ग्रुप पे एक ग्रुप 8 घंटे सो रहा है, दूसरा 4 घंटे। अब दोनों का आपने माहौल एक जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। एक बंदा 8 घंटे सो रहा है तो वो खाना भी नॉर्मल खा रहा है, नॉर्मल जैसे वो दूसरा खा रहा है, पढ़ाई भी इनकी नॉर्मल है, सारी चीज़ें बराबर होंगी, तो फिर आपको सही रिजल्ट मिल सकता है। एक दूसरी चीज़ अब आ जाती है इसमें, एक वर्ड है रिलायबिलिटी।
इसका मतलब है कि द रिजल्ट आर कंसिस्ट व्हेन द स्टडी इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन। देखिए कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। अगर आपके पास दूसरी एक, ये मैं आपको शराइत बता रहा हूँ कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वैलिडिटी, द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इज इंटरनेट टू मेजर। देखें जो चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हैं वही, अब मेजर हमने मेमोरी करनी है, फिर ये नहीं मैं आपने मेजर करना कि भाई जो ज़्यादा घंटे सो रहा है वो सुस्त कितना है और ये वो, अब मेमोरी के ऊपर बात हो रही है। ठीक है। रिलायबिलिटी ये है कि भाई दोनों की कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। 8 घंटे सोने वाले के हालात भी वही होने चाहिए जो 4 घंटे सोने वाले के हैं। उनकी पढ़ाई भी एक जैसी होनी चाहिए, उनका खाना पीना भी एक जैसा होना चाहिए, उनकी नींद का स्टाइल और वो जगह जहाँ वो सोते हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर एक बंदा 8 घंटे तो सो रहा है उसमें, लेकिन वो गर्मी में मर के सो रहा है, और दूसरा बंदा 4 घंटे सो रहा है एसी में, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल, ये मेन है। और केस एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैंने 4 चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है। हाइपोथेसिस, आपका मफरूज़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो असरअंदाज होने वाले हैं, डिपेंडेंट जो असर लेने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो आपका दावा है उसके लिए जो आपने ग्रुप बनाया है, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप जो आपका दावा नहीं है, जो आपके मफरूज़े को चेंज कर सकता है। रिलायबिलिटी, एक ही कंडीशन होनी चाहिए। वैलिडिटी, वो वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब यहाँ था ऊपर, हाँ, जो चीज़ आप इस एक्सपेरिमेंट से जो आपका ऑब्जेक्टिव था बस उसी को आप लेके चलेंगे। मेमोरी चेक करना है तो बस मेमोरी चेक करना है, अब आप दूसरी चीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे इसमें। विच रिसर्च मेथड इज बेस्ट फॉर स्टडिंग बिहेवियर इन नेचुरल इन्वायरमेंट? ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने आपको बताया था, ये आपको क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही होती है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वेरिएबल चेंज बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। सही है, जो असरअंदाज होने वाला है जिसको रिसर्चर चेंज कर सकता है। विच मेथड प्रोवाइड द मोस्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वन इंडिविजुअल? केस हिस्ट्री मेथड। ठीक है, इसमें हम एक ही बंदे को लेके चल रहे होते हैं और बहुत गहराई से। रिलायबिलिटी रिफर्स टू गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन द स्टडी इज रिपीटेड। Getting consistent result when the study is repeated. इसमें यही है ना कि भाई गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट, मुस्तकिल आपको नताइज मिलते रहेंगे और जब आप स्टडी को रिपीट करते जाओगे। बस मैंने इसको आसान लफ्ज़ों में आपको बताया था कि भाई दोनों का माहौल एक जैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट दोनों ग्रुप्स का जिन पर आप स्टडी कर रहे हो।